हासी सिंधी आयो, हासी सिंधी आयो, सिंधी आयो, हासी सिंधी आयो। किसी राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य की पत्नी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। राजकुमार के जन्म से राजा विक्रमादित्य बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद एक पंडित राजा से मिलने आया। महाराज की जय हो। अरे पंडित जी, आइए आइए, हमारे पुत्र को अपना आशीर्वाद दीजिए। राजकुमार किस्मत के धनी है, ये राज्य को हमेशा तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन इनका विवाह एक गरीब लड़की के साथ होगा। नहीं, हमारे पुत्र का विवाह किसी गरीब लड़की के साथ नहीं, बल्कि एक राजकुमारी के साथ होगा। महाराज, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर किस्मत का लिखा नहीं बदल सकते। पंडित जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इस वक्त वो लड़की कहाँ होगी? राजा के पूछने पर पंडित जी अपने झोले में से एक किताब निकालते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हुए किताब को राजा के सामने रख देते हैं, जिसके बाद उस किताब के अंदर एक छोटी बच्ची की तस्वीर दिखने लगती है। ये वही लड़की है जिसकी शादी राजकुमार के साथ होगी, और इस वक्त ये आपके राज्य से कुछ दूरी पर बने एक छोटे गांव में है। पंडित की बात राजा विक्रमादित्य पर इतना ज्यादा प्रभाव डालती है कि वो राजकुमार का किसी भी आम इंसान से मिलना बंद करवा देते हैं और ज्यादातर उन्हें महल के अंदर ही रहने को बोलते हैं। इसी तरह साल दर साल बीत जाते हैं और राजकुमार एक युवा लड़के बन जाते हैं, लेकिन अभी भी राजा उन्हें महल से बाहर नहीं जाने देते। पिताजी, आप हमें कभी इस महल से बाहर क्यों नहीं जाने देते? बचपन से महल की इन चार दीवारों के बीच रहते हुए हमारा दम घुटने लगा है। राजकुमार, हम जो भी कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अपने पिताजी की बात मानकर राजकुमार चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं और अगले दिन से महल में राजा के 50वें जन्मदिन के जश्न की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसके काम के लिए राज्य और राज्य के पास वाले गांव में से कुछ लोगों को महल में बुलाया जाता है। उन्हीं लोगों के बीच अनुराधा भी काम करने के लिए महल में आती है। कुछ दिनों के बाद हमारे पिताजी का 50वां जन्मदिन है, जिसकी तैयारियों के लिए आप सभी को यहाँ बुलाया गया है। आप सभी मन लगाकर काम कीजिए, जिसके लिए आप सबको 10 सोने की मोहरें और जन्मदिन की दावत में अपने परिवार को लेकर आने का न्योता मिलेगा। इसके बाद सब अपने अपने काम में मग्न हो जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही राजकुमार काम की जांच करने के लिए रसोई घर में पहुंचते हैं, तो वहां उनकी मुलाकात अनुराधा से होती है। वाह, खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या हम थोड़ा चख सकते हैं? आपके हाथों में तो जादू है। आपका नाम क्या है और आप कहां से आई हैं? जी, मैं राज्य के पास वाले गांव से आई हूँ। राजकुमार अनुराधा की सादगी और सुंदरता से बहुत प्रभावित हो जाता है। वो दोनों हर रोज मिलने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और राजा विक्रमादित्य का जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन के जश्न में राजा अपने पुत्र और अनुराधा को साथ बैठकर बातें करते हुए देख लेते हैं। एक आम लड़की, वो भी हमारे पुत्र के साथ। हमें जल्द इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। राजा अनुराधा को महल से बाहर निकालने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ वही बुजुर्ग पंडित आ जाते हैं जिन्होंने राजकुमार के जन्म के वक्त भविष्यवाणी की थी। महाराज को जन्मदिन बहुत मुबारक हो। अच्छा हुआ पंडित जी आप आ गए। उस लड़की को देखकर बताइए, क्या ये वही गरीब लड़की है जिसके बारे में आपने भविष्यवाणी की थी? जी महाराज, यही है राजकुमार की होने वाली रानी।
पंडित की बात सुनकर राजा गुस्से से लाल हो जाते हैं और राजकुमार तथा अनुराधा को अलग करने की तरकीब सोचने लगते हैं। अगले दिन राजा अनुराधा को अपने साथ राज्य की सीमा पर बहने वाली नदी के पास ले जाते हैं और उसे नदी में धक्का दे देते हैं। अब ना ये लड़की बचेगी और ना ही मेरे पुत्र की शादी किसी गरीब लड़की के साथ होगी। राजा के वहां से जाते ही नदी के पास रहने वाला एक मछुआरा जल्दी अपनी नाव लेकर नदी के अंदर जाता है और अनुराधा को बचा लेता है, जिसके कुछ दिनों तक अनुराधा बेहोश रहती है। कुछ दिनों बाद जब उसे होश आता है तो मछुआरा उसे देखकर बहुत खुश होता है। अरे बेटी, तुम्हें होश आ गया। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बेहोश देखकर तो मुझे डर लगने लगा था कि कहीं तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए। लेकिन मुझे तो महाराज ने, फिर मैं यहाँ कैसे आई? अनुराधा के पूछने पर मछुआरा उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो अच्छी तरह स्वस्थ होने तक मछुआरे के पास ही रहती है और स्वस्थ होने के बाद दोबारा महल पहुंच जाती है। अनुराधा को जीवित देख राजा हक्का बक्का रह जाता है। ये लड़की अभी भी जीवित है। आखिर हम इसे अपने पुत्र से दूर रखने के लिए और क्या करें? बहुत सोचने के बाद राजा विक्रमादित्य एक और दुष्ट योजना बनाता है और अनुराधा तथा राजकुमार को अपने साथ लेकर दोबारा नदी के पास जाता है। वहां पहुंचकर वो राजकुमार के हाथ से एक अंगूठी निकालकर उसे नदी में फेंक देता है। अगर आप दोनों का प्रेम इतना ही सच्चा है और तुम हमारे पुत्र से विवाह करना चाहती हो तो जाओ और राजकुमार की अंगूठी लेकर आओ। अगर अंगूठी ले आई तो हम खुद ये विवाह करवाएंगे तथा जब तक अंगूठी ना मिले तब तक महल में किसी को अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये बोलकर राजा विक्रमादित्य राजकुमार को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। इतनी बड़ी नदी में वो अंगूठे मिलना तो एकदम नामुमकिन है और इस बार महाराज ऐसा काम कर गए हैं कि दोबारा उन्हें राजकुमार और मुझे अलग करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद अनुराधा उस अंगूठी की मिलने की उम्मीद में वहीं मछुआरे के पास रहने लगती है। समय बीतता रहता है और धीरे धीरे राजकुमार तथा अनुराधा अपनी सभी उम्मीदें हारने लगते हैं। एक दिन मछुआरा नदी में से बहुत सारी मछलियां पकड़ कर लाता है और उन्हें बाजार में बेचने जा रहा होता है। बाबा, क्या मैं इनमें से एक मछली रख लूं? आज मछली खाने का बहुत मन कर रहा है। जरूर बेटी, जरूर। सब तुम्हारा ही तो है, जो अच्छी लगे रख लो। अनुराधा मछलियों के ढेर में से एक मछली निकालती है और जैसे ही वो उसे साफ करने के लिए काटती है तो उसे मछली के पेट में कुछ चमकता हुआ नजर आता है। असमंजस में वो जैसे ही उस चमकती चीज को हाथ में लेती है तो खुशी से नाचने लगती है। राजकुमार की अंगूठी मुझे मिल गई, मुझे मिल गई। खुशी में अनुराधा जल्दी महल पहुंचती है और सीधा राजा विक्रमादित्य के पास जाकर उन्हें वो अंगूठी दिखाती है। अनुराधा के पास वो अंगूठी देखकर राजा एकदम हक्का बक्का रह जाता है और हार मानते हुए अनुराधा तथा राजकुमार की शादी करवा देता है, जिसके बाद वो हमेशा एक साथ बहुत खुश रहने लगा। उसके बहाव के साथ खुशी खुशी चलते रहना चाहिए।